सुप्रभात बच्चों। आज हम करेंगे पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण। आइए जानते हैं भाषा के बारे में और लिपि के बारे में कि क्या होती है। ठीक है, चलिए पाठ से जुड़ेंगे। भारत एक विशाल देश है। भारत क्या है? एक विशाल देश है। यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। ठीक है, यहाँ पर अनेक राज्य हैं और उनकी अपनी एक भाषा है। नीचे कुछ भाषाओं के नाम दिए गए हैं, बताइए वे किस राज्य में बोली जाती है। जैसे भारत है, भारत में बहुत सारे भाषाएं क्या है, बोली जाती है। ठीक है, पर ये मेन कहाँ बोली जाती है ये हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, कन्नड़, कन्नड़ कहाँ बोली जाती है? कर्नाटक में बोली जाती है। ठीक है, कर्नाटक में बोली जाती है। ठीक है, मलयालम केरल में बोली जाती है, केरल। ठीक है, मैथिली बिहार में बोली जाती है। कहाँ पे बोली जाती है? बिहार में। पंजाबी आप सबको पता है, पंजाब में बोली जाती है, पंजाब। ठीक है, मराठी महाराष्ट्र में बोली जाती है। कहाँ पे बोली जाती है? महाराष्ट्र में। ठीक है, हिंदी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है उत्तर प्रदेश में। अच्छा, तो उत्तर प्रदेश में काफी सारी भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, चलिए आइए पढ़ते हैं। प्राचीन समय में लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए संकेतों का प्रयोग करते थे। जो पहले क्या होता था, संकेत के थ्रू अपनी बातों का आदान प्रदान, अपनी बातों को कहा जाता था। ठीक है, और सुना जाता था संकेतों के माध्यम से ही। वर्तमान में भी बहुत से संकेत चलन में है। आज भी बहुत सारे संकेत जो चलन में है। जैसे यातायात के नियम में लाल, पीले और हरे रंग की बत्तियां। भाई वो हमसे कुछ कहते तो है नहीं, क्या है? बत्तियां हैं, हमें पता चलता है लाल आ रही है तो हमें रुकना है। ठीक है, पीली आ रही है तो हमें तैयार हो जाना है कि अब हमें चलना है, और हरी का मतलब होता है चलना। ठीक है, कि अब हमें क्रॉस कर जाना है। इनके द्वारा क्या कहा जा रहा है हम आसानी से समझ लेते हैं, हमें पता है। और लाइट देखते हैं, हम रुक जाते हैं, चल देते हैं, हमें पता है संकेत के माध्यम से कैसे हम उसे समझ लेते हैं। ठीक है, परंतु सभी बातों को संकेतों के माध्यम से कहना एवं समझना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव था। भाई हम हर चीज तो नहीं समझ सकते हैं, है ना? हर चीज क्या है, हम संकेत के थ्रू नहीं समझ सकते। अगर मैं आपको समझा दूं तो कैसे समझा रही हूँ? भाषा के थ्रू समझा रही हूँ। ठीक है, अतः विचारों के आदान प्रदान को स्पष्ट व आसान बनाने के लिए मनुष्य ने मुख से सार्थक ध्वनियों का आविष्कार किया। जो भी मैं बोल रही हूँ आप तक जा रही है, वो क्या है? भाषा ही तो है, सार्थक शब्द है, जिससे आपको ये पता चल रहा है कि मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ। मनुष्य द्वारा मुख से निकली सार्थक ध्वनियां ही क्या कहलाती हैं? भाषा कहलाती है। जैसे कि अभी आप चित्र में देख रहे हो, हाँ जी मैडम, हाँ जी मैडम, हाँ जी मैडम, हाँ जी मैडम। पर टीचर क्या कह रही है? क्या आप सब होमवर्क करके लाए हैं? तो सबने हाँ जी बोला। ठीक है, समझा उन्होंने क्या उसने क्या बोला है। ठीक है, उपयुक्त चित्र में अध्यापिका द्वारा कई बार छात्रों को पूर्ण रूप से स्पष्ट हो रही है। अतः यही क्या है? भाषा है। अगर मैं आपको कुछ चीज समझा रही हूँ तो कैसे? भाषा के थ्रू समझा रही हूँ। ठीक है, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों या भावों का आदान प्रदान करता है, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाता है। अब भाषा के दो रूप होते हैं, कौन कौन से? मौखिक और लिखित। मौखिक जैसे मैं आपसे बोल रही हूँ। ठीक है, मौखिक रूप को जानेंगे जब कोई व्यक्ति मुख से बोलकर परस्पर भाषण अथवा बातचीत के द्वारा अपने विचार प्रकट करता है। कोई भाषण के द्वारा अपने विचार प्रकट करता है तो इसे मौखिक भाषा कहते हैं, जैसे मैं आपको अभी समझा रही हूँ। वास्तव में भाषा मूल रूप से मौखिक होती है, जैसे मैं आपसे बोल रही हूँ मौखिक ही तो है। मौखिक भाषा के आधार पर ही भाषा का लिखित रूप अस्तित्व में आया। भाई जब लोगों को लगा कि अब बात हो गई, अपने जो विचार है उसको संजो कर रखने की आवश्यकता पड़ी, तो लोगों ने क्या करा? लिखित रूप निकाला उसका। ठीक है, भाषण, बातचीत, नाटक, रेडियो प्रसारण, दूरदर्शन, दूरभाष आदि की बातचीत कठिन अथवा मौखिक भाषा के रूप हैं। ठीक है, अब आई लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या होती है? जब विचारों को संजो कर रखने की आवश्यकता पड़ी, जैसे हमें खत लिखते हैं हम,
अपना होमवर्क करते हैं, कुछ किताबें पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, ठीक है। इतिहास हम कैसे जानते हैं? लिखित भाषा है इसलिए जानते हैं, ठीक है। जब कोई व्यक्ति अपने भावों और विचारों को लिखकर व्यक्त करता है, लिखकर व्यक्त करना है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे कक्षा में अध्यापक शाम पट पर लिखते हैं, जैसे क्या है, ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, आप अपनी कॉपी पर लिखते हैं। जो टीचर क्या करती है, जो अध्यापक होता है वो अपने ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा है और बच्चे क्या करते हैं, कॉपी में लिख रहे हैं, ठीक है। अब मातृभाषा क्या होता है? मातृभाषा होती है जो भी हम जब होते हैं, जब पैदा होते हैं और जो हम सबसे पहले अपने परिवार में सुनते हैं। अगर हमारे परिवार में हिंदी बोली जाती है तो हमारी मातृभाषा क्या होगी? हिंदी, ठीक है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में है। अब अगर हम जहाँ पे भी है पर हमें सबसे पहले अंग्रेजी सुनाई दी तो हमारी मातृभाषा अंग्रेजी ही हो जाएगी, और अगर मराठी सुनाई दी तो मराठी हो जाएगी, जो भी हम परिवार में सुनते हैं अपने, ठीक है। वह भाषा जिसे बालक अपनी माँ तथा परिवार द्वारा सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। इस भाषा से बालक का सर्वप्रथम परिचय होता है। भाई उसे सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका परिवार बोलता है तो उसे अपना आप ही चीजें आ जाती है, ठीक है। यदि परिवार में मराठी भाषा बोली जाती है तो बालक की मातृभाषा क्या होगी? मराठी हो जाएगी। यदि परिवार द्वारा गुजराती बोली जाती है तो बालक की मातृभाषा क्या होगी? गुजराती हो जाएगी। राष्ट्रभाषा क्या होती है? वह भाषा जिसका प्रयोग एक देश के अधिकांश निवासियों द्वारा किया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम? राष्ट्रभाषा कहते हैं। हिंदी में, भारत में हिंदी का प्रयोग लगभग 70% लोगों द्वारा किसी न किसी रूप में किया जाता है, लेकिन आधिकारिक रूप से हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। हिंदी को कौन सी भाषा का है? राजभाषा का, ठीक है, क्योंकि वो कामकाज में होती है यूज। अब है राजभाषा, जो कामकाज में प्रयोग की जाती है, जो कार्यकाल वगैरह में होती है, कार्यकाल की उसमें। वह भाषा जिसका प्रयोग देश के कार्यकालों में कामकाज के लिए प्रयोग होती हो उसे हम राजभाषा कहते हैं, ठीक है। देखिए बात देखिए, राष्ट्रीय भाषा तथा राजभाषा में अंतर क्या है? इन्हें एक न समझे। भारत में कार्यालयी कामकाज के लिए हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित कर दिया गया था, ठीक है। इससे प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हम क्या करते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं, ठीक है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब संपर्क भाषा क्या होती है? आइए जानते हैं संपर्क भाषा के बारे में। वह भाषा जिसका प्रयोग देश के निवासी आपस में संपर्क करने के लिए करते हैं उसे क्या कहते हैं? संपर्क भाषा कहलाती है। भारत की संपर्क भाषा क्या है? हिंदी है, तथा विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है, ठीक है। हम कैसे संपर्क में आते हैं? हिंदी में बात करके, ठीक है। भारत की मान्यता प्राप्त भाषा है, कि भारत की मान्यता प्राप्त भाषा है। आइए जानते हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, ठीक है। वे इस प्रकार है, कौन कौन सी है? हिंदी, असमिया, बंगला, गुजराती, बोडो, डोगरी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, पंजाबी, उर्दू, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, संस्कृत, उड़िया, तमिल, तेलुगु, संथाली तथा सिंधी भाषा, ठीक है। 22 भाषाएं ये। बोली व उपभाषा, अब इसमें देखेंगे बोली क्या है, ठीक है। बोली के बारे में जानते हैं। भाषा का क्षेत्रीय रूप होता है वो क्या कहलाता है? बोली कहलाता है। यह भाषा का अल्प विकसित रूप होता है। इसे सामान्यतः बोलचाल में प्रयोग किया जाता है। इसमें साहित्य की रचना प्राप्त नहीं होती है। इसमें क्या है? साहित्य की रचना प्राप्त नहीं होती है, ठीक है। कुछ साहित्यकारों ने बोलियों में साहित्य की रचना की थी, जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस, ठीक है, कवितावली अवधि, सूरदास ने सूरसागर ब्रजभाषा में, तथा विद्यापति ने पदावली मैथिली की रचना की, ठीक है। परंतु बोलियों में रचनाएं बहुत
कम हुई। बोलियों में रचनाएं बहुत कम हुई। आगे चलकर ये केवल बोली तक सीमित रह गई, बस ये बोली तक ही सीमित रह गई, आगे नहीं बढ़ी। ठीक है, इनका आगे विकास नहीं हो सका। केवल खड़ी बोली का विकास होता गया और उसने आधुनिक हिंदी भाषा का रूप ले लिया। खड़ी बोली होती है ना, उसने हिंदी का रूप ले लिया। कुछ अन्य बोलियां कन्नौज, मगही, बुलेंदी, बागर, बागड़ू, बघेरी, भोजपुरी आदि भी हैं। अब हम जानेंगे उपभाषा क्या है, उपभाषा के बारे में। ठीक है, तो आइए जानते हैं। जब बोली का क्षेत्र थोड़ा बड़ा हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है, बोली का क्षेत्र जब बड़ा हो जाता है तब वह उपभाषा कहलाती है। ठीक है, बोलियों में साहित्य की रचना प्राय नहीं होती। बोलियों में क्या है, साहित्य की रचना नहीं होती, परंतु उपभाषा में साहित्य की रचना होने लगती है। ठीक है, उस बोली में क्या है, साहित्य की रचना नहीं होती है। ठीक है, ओके। एक उपभाषा की कई बोलियां हो सकती है, एक ही उपभाषा की बहुत सारी बोलियां हो सकती है। अवधी, ब्रज तथा राजस्थानी बोलियों में साहित्य की रचना हुई थी और इनका क्षेत्र भी बड़ा था। ठीक है, अतः ये उपभाषाएं बन गई। ये क्या बन गई, ये उपभाषाएं बन गई। ठीक है, राजस्थानी की कई बोलियां हैं, जैसे जयपुरी, मेवाती, मारवाड़ी, मालवी आदि। ठीक है, जब उपभाषा का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है तब वह भाषा का रूप ले जाती है। जब इसका क्षेत्र बहुत बड़ा हो जाता है तब वह भाषा का रूप लेती है। ठीक है, हिंदी उपभाषाओं को 5 वर्गों में बांटा गया है। देखिए कैसे। पश्चिमी उपभाषा क्या है, पश्चिमी हिंदी। ठीक है, पर बोलियां क्या है, खड़ी बोली ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुलेंदी और कन्नौजी। उपभाषा क्या है, पूर्वी हिंदी। बोलियां क्या है, अवधी, बघेरी और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, इधर देखिए राजस्थानी उपभाषा क्या है, राजस्थानी। बोलियां क्या है, मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी और मालवी। अब उपभाषा है पहाड़ी हिंदी, तो गढ़वाली और कुमाऊनी बोलियां हैं। मगधी उपभाषा क्या है, मगधी। बोलियां हैं मगही, भोजपुरी और अंगिका। अब हमने जाना भाषा के बारे में, अब हम जानेंगे लिपि क्या होती है। लिपि क्या होता है, अपने विचारों को बोलते समय हम ध्वनि संकेतों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ध्वनि से प्रयोग करते हैं तथा लिखते समय अक्षरों या वर्णों का प्रयोग करते हैं। जब हम लिखते हैं तो कुछ अक्षर बनाते हैं, अक्षर लिखते हैं। ठीक है, लिखित भाषा में प्रत्येक ध्वनि के लिए कोई ना कोई चिन्ह, अक्षर या वर्ण अवश्य होता है। ठीक है, अक्षरों या वर्णों के चिन्हों को लिखने की विधि को ही क्या कहते हैं, हम लिपि कहते हैं। जैसे जैसे हिंदी, नेपाली, मराठी, गुजराती व संस्कृत भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है, गुरुमुखी है। और अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है, रोमन। और अरबी व उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देवनागरी लिपि की विशेषताएं बताएंगे। देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या है, तो देवनागरी विश्व की एकमात्र क्या है, वैज्ञानिक लिपि है पहले तो। ठीक है, प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह निर्धारित है। हर एक ध्वनि के लिए क्या है, एक चिन्ह निर्धारित है वहां पे। ठीक है, लेखन लेखन व मुद्रण में एक रूपता, रोमन, अरबी, फारसी में हस्तलिखित तथा मुद्रित रूप अलग अलग होते हैं इसमें। ठीक है, देवनागरी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। ये क्या होती है, ये बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है देवनागरी। फारसी दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है, लिपि चिन्हों का नाम व ध्वनि में एक रूपता। रोमन में वर्ण का नाम सी, परंतु ध्वनि क है। ध्वनि क्या है भाई, क, और वर्ण में सी। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में वर्तनी की समस्या को सुलझाने के लिए देवनागरी पर आधारित देवगिरी लिपि प्रस्तावित की गई है। कंप्यूटर पर यूनिकॉर्न द्वारा देवनागरी में लिखे गए लेख का किसी भी भाषा में अनुवाद किया जा सकता है। देवनागरी की ये विशेषताएं हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे साहित्य क्या है, साहित्य है क्या। साहित्य के अंतर्गत समय समय पर विद्वान तथा पंडित अपने संचित ज्ञान के आधार पर नवीन विचारों को हमारे समक्ष रखते हैं।
विद्वान क्या है, कुछ नवीन विचार, कुछ नए विचार हमारे सामने रखते हैं, ठीक है। विद्वानों का मनन समाज के विकास का साधन होता है, यही साहित्य कहलाता है। अर्थात ज्ञान के संचित कोश को ही साहित्य कहते हैं, संचित ज्ञान को कहते हैं, ठीक है। साहित्य की दो विधाएं होती हैं, गद्य और पद्य। ये आप सब जानते हो, साहित्य की दो होती है, कौन कौन सी, गद्य और पद्य। गद्य के बारे में जानेंगे, जब हम अपनी बात या विचार साधारण रूप में व्यक्त करते हैं, जब हम अपनी बात को साधारण रूप में कहते हैं, नॉर्मल रूप में कहते हैं, ठीक है, तो वह गद्य कहलाता है, ठीक है। जैसे हमारा गद्यांश होता है, साधारण होता है, आप क्वेश्चन लिखते हो, उसका आंसर उसमें से ढूंढ लेते हो, आसान होता है, ठीक है। जैसे कहानी, उपन्यास, निबंध, रेखा चित्र, जीवनी आदि सब क्या है, गद्य के उदाहरण है, ठीक है। अब पद क्या है, पद के बारे में जानिए, जब हम अपनी बातें विचार काव्य के रूप में व्यक्त करते हैं, किसी भी काव्य के रूप में व्यक्त करते हैं, उसको समझना आसान नहीं होता है, ठीक है। आप उसके आंसर एक साथ एकदम नहीं दे पाओगे, आपको उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। काव्य के रूप में व्यक्त करते हैं तब वह पद्य कहलाता है। जैसे कविता, गीत, छंद, तोड़छा आदि पद्य के क्या है, ये पद्य के उदाहरण होते हैं, ठीक है। आइए जानते हैं व्याकरण के बारे में। भाषा के शुद्ध ज्ञान के लिए व्याकरण का पर्याप्त ज्ञान आवश्यक है। भाषा के ज्ञान के लिए सबसे पहले हमें व्याकरण का ज्ञान होना जरूरी होता है, ठीक है। भाषा के महत्व को बनाए रखने के लिए व्याकरण अति महत्वपूर्ण योगदान करता है। व्याकरण से हमें भाषा आती है, ठीक है। व्याकरण भाषा के नियमों का संकलन व विशेषण करता है। इस प्रकार वह शास्त्र जिसके द्वारा किसी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त होता है, किया जाता है, व्याकरण कहलाता है। इससे क्या है, शुद्ध शुद्ध सार्थक शब्द होते हैं इसमें। व्याकरण के विभाजन, व्याकरण के निम्नलिखित तीन मुख्य विभाजन है, कौन कौन से, वर्ण विचार। पहले वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के भेद, आकार, उच्चारण आदि का अध्ययन किया जाता है। वर्णों का भेद हो गया, आकार हो गया, उच्चारण हो गया, ठीक है। अब शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों के भेद, रूप, रचना आदि का अध्ययन किया जाता है। वाक्य विचार क्या है, वाक्य विचार के अंतर्गत क्या होता है, वाक्यों का आएगा, वाक्यों के भेद, रचना, विराम चिन्ह आदि का अध्ययन किया जाता है। चलिए जानते हैं पाठ का सार। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों अथवा भावों का आदान प्रदान किया जाता है, अपनी बात को कहना और सुनना, समझना। भाषा के दो रूप होते हैं, कौन कौन से, मौखिक और लिखित। अक्षरों या वर्णों के चिन्हों के लिखने की विधि को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। वह शास्त्र जिसके द्वारा किसी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के तीन मुख्य विभाग है, कौन कौन से, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ज्ञान के संचित कोश को क्या कहते हैं, साहित्य कहते हैं। साहित्य की दो प्रमुख विधाएं होती है, कौन कौन सी, गद्य और पद्य। ये कुछ अभ्यास है, ये आपको खुद से करने हैं। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।